This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the labor and industry law. And question is Constitution of Employees Insurance Code and its power. तो देखिए हम यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को पढ़ रहे हैं. इसके अंडर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन क्या है? इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन को सारे बेनिफिट देना. जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इंश्योर्ड है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना. इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो है उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना. तो इस सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर एक कोर्ट भी बनाया गया है और इस कोर्ट का काम क्या होगा? सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर जितने भी मैटर हैं उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, उसमें एडजुडिकेशन करना. तो सिविल कोर्ट की पावर यहाँ पे नहीं है. ऐसे मामले जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस से रिलेटेड आते हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट से रिलेटेड आते हैं, एम्प्लॉय की सिकनेस बेनिफिट या मेडिकल बेनिफिट या अदर बेनिफिट के जितने मैटर आते हैं वो इस एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड या जिसको आप ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं इसके थ्रू सॉल्व किए जाते हैं. ये सिविल कोर्ट में ये मैटर नहीं जाते हैं और इनकी अपील भी जो है सीधी आप हाई कोर्ट में जो है कर सकते हैं. किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसकी अपील भी नहीं होती है. तो इस कोड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ वर्किंग क्लास, यहाँ पे उनके राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए भी जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए और इसी के लिए कोर्ट बनाई गई है. और कोर्ट के डिसीजन जो है फिर कॉरपोरेशन को या फिर वर्कर जिसका डिस्प्यूट है कॉरपोरेशन के साथ, जिसका जहाँ पे उसका इंश्योरेंस हो रखा है, उस कंडीशन में वो सारे बेनिफिट वहाँ पे ले सकता है. तो देखिए इन सेक्शन 48 to 51 of the Social Security Code 2020, a provision has been made regarding the constitution of employees insurance code, the matter to be decided by its power and proceeding. तो सेक्शन 48 to 51 सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड बनाई गई है और इस इंश्योरेंस कोड में, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड में जितने भी मैटर हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, जितने भी बेनिफिट जो है कॉरपोरेशन देता है, उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है उस एम्प्लॉय उस वर्कर के बीच में और कॉरपोरेशन के बीच में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इंश्योरेंस कोर्ट में जाके जो है केस जो है फाइल किया जा सकता है. अब सबसे पहले इस एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड का जो है कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर यहाँ पे होते हैं. The state government shall by the notification constitute an employees insurance code for such local area as may be specified in the notification. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू हर अपनी एक स्टेट में जो है किसी भी लोकल एरिया में कहीं पे भी, उस स्टेट में कहीं पे भी चाहे वो एक इंश्योरेंस कोड की इस्टेब्लिशमेंट जो है कर सकती है बाय नोटिफिकेशन. Second, employees insurance code shall consist of such number of judge as the state government may think. तो employees insurance code में कितने जज होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट जो है जो डिसाइड करेगी, उतने नंबर ऑफ जज यहाँ पे होंगे. Any person who is or has been a judicial officer or is a legal practitioner of 5 years standing shall be qualified to be a judge of the employee insurance code. तो employee insurance code में जो जुडिशल ऑफिसर होगा, जो जुडिशल ऑफिसर है या फिर 5 साल के लिए जुडिशल ऑफिसर रहा है या एक लीगल प्रैक्टिशनर है, एक एडवोकेट है 5 साल के लिए, वो यहाँ पे एक जज जो है बनाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. The state government may appoint the such court for the 2 or more local area or 2 or more employees insurance code for the same local area. तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी एक लोकल एरिया के लिए जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड बना सकती है या 2 या ज़्यादा एरिया के लिए मिलके एक जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड जो है बना सकती है. Where more than one employee insurance code has been appointed for the same local area, the state government may general or special order regulate the distribution of business between them. अगर एक ही एरिया में 2 एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड बनाई गई हैं तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों कोड्स के जो है काम है उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उनके बिजनेस को जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जो है यहाँ पे कर देगी. जेसी पटेल कुमार बैन वर्सेस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1987. इंश्योरेंस कोड इज कोड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस. तो इंश्योरेंस कोड को बनाने का जो पर्पस है वो प्रैक्टिकल पर्पस है. जितने भी मैटर जो हैं, जितने भी क्लेम से रिलेटेड मैटर हैं, वर्कर के क्लेम से रिलेटेड मैटर जितने भी हैं कॉरपोरेशन के साथ, उसको उन मैटर को यहाँ पे डील किया जाता है. तो कॉरपोरेशन है यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. तो ये अपने आप में एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है सभी एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ को जब उनके बेनिफिट नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में वो
कॉरपोरेशन के अगेंस्ट जो है इस एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में केस फाइल जो है कर सकते हैं। अब इस एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में मैटर कौन कौन से डिसाइड किए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयर यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं और उन्होंने इंश्योरेंस जो है इस कॉरपोरेशन एम्प्लॉय स्टेट ये जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इसके अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो फिर उस कंडीशन में उससे रिलेटेड सारे मैटर जो हैं इसके पास इसके जुरिसडिक्शन में जो है आ जाते हैं। अब इनको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन और डिस्प्यूट ऑफ क्लेम अराइज टू, कोई भी क्वेश्चन या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है क्लेम से रिलेटेड और claim arise to whether any person or an employee within the meaning of the code relating to this chapter or whether he is liable to pay the employee's contribution। तो सबसे पहले कि कोई वर्कर जो है वो इस कोड के पर्सपेक्टिव से वो एम्प्लॉई है भी है या नहीं है, तो सबसे पहले वो एम्प्लॉई है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड कर सकता है। अगर वो एम्प्लॉई होगा तभी तो उसको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे पार्ट टाइम एम्प्लॉय होते हैं या फिर एडॉक पे रखे होते हैं, उनको ये बेनिफिट दिए नहीं जाएंगे, जनरली नहीं दिए जाते हैं। तो पहले कोई ऐसा डिस्प्यूट जिसमें ये कन्फर्म करना है कि कोई वर्कर जो है वो इस कॉरपोरेशन के अंडर एम्प्लॉय है या नहीं है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। द रेट ऑफ वेजेस और एवरेज डेली वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का डेली वेजेस क्या होगा, उसका रेट ऑफ वेजेस क्या होगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो द रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय अंडर दिस चैप्टर। इसके अलावा एक एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, जैसे जीपीएफ होता है तो उसमें जो है जनरली कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, वो कितना जाए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डिस्प्यूट हो जाता है तो वो ये स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट जो है इसको सॉल्व करेगी। द पर्सन हु इज़ और वाज एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय फॉर द पर्पस दिस चैप्टर, कि कोई पर्सन जो है इस एक्ट के अंडर एम्प्लॉय है भी या नहीं। एम्प्लॉयर बनने के लिए भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए, कंडीशन चाहिए। तो पहले जिससे एम्प्लॉय ये सारे बेनिफिट मांग रहा है क्या वो एम्प्लॉयर माना जाएगा इस एक्ट के अंडर, क्या नहीं माना जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। द राइट ऑफ एनी पर्सन टू एनी बेनिफिट अंडर दिस चैप्टर एंड इज टू अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इस एक्ट के अंडर, इस चैप्टर के अंडर जितने भी बेनिफिट हैं वो और उनका कितना अमाउंट बनेगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। एनी डायरेक्शन इशूड बाय द कॉर्पोरेशन ऑन अ रिव्यू ऑफ द पेमेंट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट अंडर दिस चैप्टर, अगर डिपेंडेंट को कोई पेमेंट करनी है इससे रिलेटेड कोई डायरेक्शन जो है वो कॉरपोरेशन को दे सकता है कि इस डिपेंडेंट्स की पेमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा कोई केस है तो उसमें कॉरपोरेशन को कोई भी डायरेक्शन वो वहाँ पे दे सकता है। एनी अदर मैटर विच इज़ डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड कॉरपोरेशन रिलेटेड हो जाए, इसके अलावा और कोई भी मैटर जो कि एम्प्लॉयर और कॉरपोरेशन के बीच में है या फिर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड टू द चैप्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि इसके अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं जो अपॉइंट करते हैं वर्कर फॉर सम टाइम, उनसे रिलेटेड को डिस्प्यूट है तो वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है। द क्लेम ऑफ रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर अंडर दिस कोड रिलेटेड टू द चैप्टर, इसके अंडर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय के टूवर्ड, उसका क्लेम उसकी रिकवरी जो है वो से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया जा सकता है। क्लेम अंडर सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द रिकवरी ऑफ एनी वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द पर्सन व्हेन इज नॉट अनलॉफुली इंटाइटल्ड टू देयर टू, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने गलत तरीके से कोई बेनिफिट जो है ले लिया है उस की रिकवरी के लिए कॉरपोरेशन जो है केस फाइल कर सकता है। क्लेम अगेंस्ट एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 42 सेक्शन के अंडर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई क्लेम जो है किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 126 इन रिस्पेक्ट ऑफ चैप्टर 4, इसके अलावा 126 सेक्शन के अंडर अपीलेट अथॉरिटी के जो ऑर्डर हैं उसके अगेंस्ट जो है कोई केस फाइल किया जा सकता है। क्लेम बाय एन एम्प्लॉयर टू रिकवर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्टर अंडर द कोड रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इस एक्ट के अंडर अगर कॉन्ट्रैक्टर से कोई क्लेम लेना है तो और उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उससे रिलेटेड केस। एनी अदर क्लेम और रिकवरी बाय एनी बेनिफिट एडमिसिबल अंडर दिस चैप्टर, इसके अलावा इस एक्ट के अंडर कोई भी बेनिफिट एडमिसिबल है तो उससे रिलेटेड उसकी रिकवरी से रिलेटेड कोई भी क्लेम जो है यहाँ पे फाइल किया जा सकता है। तो जनरली क्लेम जो है एक वर्कर जो है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट जो है यहाँ पे हो जाता है, चाहे वो वेजेस से रिलेटेड हो, डेली वेजेस से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो,
या फिर कोई पर्सन एम्प्लॉयर है या कोई पर्सन एम्प्लॉई है, या किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई रिकवरी का क्लेम कोई है, ये सारे जो है क्लेम जो है इस कोड के अंडर जो है फाइल किए जाते हैं। अब पावर ऑफ एम्प्लॉयज कॉर्पोरेशन कोड, पावर्स क्या क्या हैं, तो इनके पास क्या पावर है, इसको भी एक कोर्ट माना जाता है, सिविल कोर्ट इनको माना जाता है, और सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती हैं वो सारी पावर जो है इस इंश्योरेंस कोर्ट के पास होंगी। तो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट शैल हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के पास जो है जितनी भी पावर होती है 1908 का जो सिविल कोर्ट है आपके पास, उसके अंडर जो एक सिविल कोर्ट के पास सारी पावर होती हैं वो सारी इसको भी है। ये किसी को समनिंग कर सकता है, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कोई विटनेस है उसको कोर्ट में आने के लिए, कोर्ट में हाजिर होने के लिए इन्फोर्स कर सकता है। कंपेलिंग द डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी पर्सन को कोई प्रोडक्शन जो है कोर्ट में लाने के, डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ एंड रिकॉर्डिंग द एविडेंस, ओथ को एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है या एविडेंस को रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो भी एविडेंस जो है यहाँ पे दिया गया उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसको जो है सिविल कोर्ट माना जाएगा इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 195 चैप्टर ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर 195 के अंडर इसको जो है सिविल कोर्ट जो है माना जाता है। तो एक सिविल कोर्ट के पास जो भी पावर्स होती हैं वो सारी पावर जो है इस कोर्ट के पास भी होंगी। लाइक वो किसी को समन कर सकता है, अटेंडेंस ऑफ विटनेस जो है इन्फोर्स करवा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल कर सकता है, ओथ को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकता है। ये सारी सिविल कोर्ट के पास पावर होती है जो कि इस कोर्ट के पास भी होंगी। द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड जो है वो प्रोसीजर फॉलो करेगी जो स्टेट गवर्नमेंट इनको प्रेस्क्राइब करेगी, बताएगी। एन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड शैल बी इन्फोर्सेबल बाय इट्स इन वर द डिक्री पास बाय द सिविल कोड, जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड का जो ऑर्डर होगा वो वैसे ही एक ऑर्डर माना जाएगा जैसे कि सिविल कोड की दी हुई कोई भी डिक्री जो है वो इन्फोर्सेबल होती है। तो जैसे सिविल कोड का कोई डिसीजन जो होता है वो डिक्री बनता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, वैसे एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड का डिसीजन भी जो है वो भी इन्फोर्सेबल एज इट डिक्री ही किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रोसीडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड, प्रोसीडिंग कौन कौन सी कैसे कौन सी फॉलो की जाती है। तो जनरली प्रोसीडिंग यहाँ पे ये बोला गया है, द मैनर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, फीस एंड प्रोसीजर देयर ऑफ शिल बी सच एज बी प्रेस्क्राइब बाय द अप्रोप्रिएट, गवर्नमेंट जो प्रोसीजर उनको फॉलो करने के लिए बोलेगी उसी प्रोसीजर को वो फॉलो करेंगे। और लिमिटेशन एक्ट भी वही अप्लाई, यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई होगा, मीन्स कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड में अगर आपने कोई डिस्प्यूट अपना कोई केस लगाना है तो आपको 3 साल के अंदर लगाना होगा, यही आपका लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे होगा। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद जिस दिन आपके साथ कुछ गलत हुआ या कोई कॉज ऑफ एक्शन आपका बना उससे 3 साल तक के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना होगा यहाँ पे। एनी एप्लीकेशन अपेयरेंस और एक्ट रिक्वायर्ड टू बी मेड टू बी डन बाय एनी पर्सन और बिफोर एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ दिस मे बी मेड और डन बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। इस एक्ट के अंडर कोई भी एप्लीकेशन लगानी है, कोई अपेयरेंस देनी है, कोई एक्ट रिक्वायर्ड करना है, तो ये जो है कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, कोई वकील कर सकता है, और कोई भी ऑफिसर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑथराइज बाय रिटन बाय द सच पर्सन, कोई भी ट्रेड यूनियन का जो ऑफिसर होगा जो कि ऑथराइज बाय द सच ट्रेड यूनियन होगा वो यहाँ पे जो है कोई भी एप्लीकेशन अपेयरेंस जो है कर सकता है। एन एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड में भी सबमिट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड किसी भी अगर को लगता है क्वेश्चन कोई ऐसा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उसके लिए वो हाई कोर्ट में को भी उस केस को सबमिट जो है कर सकता है। क्या एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड के अगेंस्ट जो अपील है वो कहाँ पे की जा सकती है, तो अपील टू हाई कोर्ट। एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड का कोई डिसीजन होता है, अगर आप उसकी अपील करना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे ये लिखा है, सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कोड नो अपील शैल बी लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड। जनरली एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड के ऑर्डर के अगेंस्ट कहीं पे भी अपील नहीं होती है, लेकिन इन कंडीशन के अंडर अपील की जा सकती है। कंडीशन नंबर 1, एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड इफ इट इज़ इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अगर अपील जो है हाई कोर्ट किसी भी एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड की तभी एक्सेप्ट करेगी जहां पे हाई कोर्ट का लगता है
को लगता है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है और लॉ को इंटरप्रिटेट करने की जरूरत यहाँ पे है, इस पे ज़्यादा डेलिब्रेशन करने की ज़्यादा जरूरत है, तो उस कंडीशन में वो अपील को एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जनरली नहीं होती है। द अपील शैल बी फाइल्ड अंडर द सेक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेड बाय द एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट। तो अपील जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 60 दिनों के अंदर ये अपील जो है करनी होगी, और वो भी अपील तभी हाई कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, जी आपने पढ़ लिया कि अगर वहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कानून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पैदा हो गए हैं, कानून के कोई धारा या कानून का कोई प्रोविजन है उसको इंटरप्रिटेट करने की जरूरत है, उस पर ज़्यादा डेलिब्रेशन की जरूरत है, तभी उसी कंडीशन में हाई कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट करेगी। तीसरा, द प्रोविजन सेक्शन 5 एंड 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल अप्लाई टू द अपील अंडर दिस सेक्शन। तो लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन एक्ट आपको बताता है कि आपको अगर आपका कोई केस है या आपका कोई सूट है तो आपको कितने टाइम के अंदर उसको कोर्ट में फाइल करना है, तो लिमिटेशन एक्ट भी यहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल अप्लाई होगा। वेयर देन कॉर्पोरेशन हैज़ प्रेजेंटेड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, द कोर्ट में and if so directed by the High Court shall pending the decision of the appeal withhold the payment of any sum directed by the paid। तो अगर कॉरपोरेशन जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करता है, कॉरपोरेशन जो है वो सभी के जितने भी इंश्योर्ड पर्सन यहाँ वर्कर जो हैं, एम्प्लॉय जो है, उनके सारे क्लेम को पे करता है। तो कॉरपोरेशन के अगेंस्ट अगर कॉरपोरेशन को लगता है कि जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया है और कॉरपोरेशन को वो डिसीज़न ठीक नहीं लगा, तो वो इसकी अपील जो है हाई कोर्ट को कर सकता है। हाई कोर्ट अगर इस अपील को एक्सेप्ट करता है तो उस कंडीशन में जो भी ऑर्डर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट ने दिया है वो जो है थोड़े टाइम के लिए उसको क्या हो जाएगा, वो पेंडिंग पड़ जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट उस पर अपना डिसीजन नहीं दे देता है। तो ये प्रोविज़न है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड के, और उसकी पावर आपने देख ली और उसके कौन कौन से डिस्प्यूट को वो सॉल्व करते हैं और किस कंडीशन में अपील हाई कोर्ट को कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी। थैंक यू सो मच।